मेरे अजीज़ हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आप इस वक्त योग की तवानाई और योग के बैन अल-अक़वामी दिन की यादों से सरशार होंगे। इस बार भी 21 जून को मुल्क और बैरून मुल्क के करोड़ों लोगों ने योग के बैन अल-अक़वामी दिन के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। आपको याद है, 10 साल पहले इसका आगाज़ हुआ। अब 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज़्यादा शानदार बनता जा रहा है। ये इस बात की भी अलामत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही पुरकशिश तस्वीर देखी हैं। विशाखापट्टनम के साहिल पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापट्टनम से ही एक और उम्दा मंजर सामने आया। 2000 से ज़्यादा कबाइली तलबा ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना डिसिप्लिन और कितनी लगन रही होगी। हमारी बहरिया की जाजू पर भी योग की शानदार झलक देखने को मिली। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग कैंप में हिस्सा लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह बाइख्तियार बनाने का वसीला भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को साफ यमुना के अज़्म के साथ मुंसलिक किया और यमुना के किनारे जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे बुलंद रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग देखा गया। हिम्मत और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नई तारीख रकम की। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंग आसन किया और नया रिकॉर्ड कायम किया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर में योग की तस्वीरें आईं और हर तस्वीर में एक बात खास रही: अमन, इस्तेहकाम और तवाज़ुन। इस बार की थीम भी बहुत ख़ास थी, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक कुर्राए-अर्ज़ एक सेहत। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक समत है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे यकीन है इस बार के योग दिवस की शान और शौकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए ज़रूर तरगीब देगी। मेरे अजीज़ हमवतनों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही जज्बा सबसे पहले जहन में आता है: चलो बुलावा आया है। यही जज्बा हमारी मजहबी यात्राओं की रूह है। ये यात्राएं जिस्म के डिसिप्लिन का, जहन की पाकीज़गी का, आपसी मोहब्बत और भाईचारे का, रब से जुड़ने का वसीला है। इनके अलावा इन यात्राओं का एक और बड़ा पहलू भी होता है। ये धार्मिक यात्राएं खिदमत के मौक़ों का एक बहुत बड़ा वसीला भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज़्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की खिदमत के काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं। लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। खिदमत के जज्बे से ही मेडिकल कैंप और सहूलियात का बंदोबस्त किया जाता है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं का और रहने का इंतज़ाम करते हैं। साथियों, तवील अरसे के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन हर रिवायत में कैलाश को अकीदत और भक्ति का मरकज़ माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। उड़ीसा हो, गुजरात हो या मुल्क का कोई और हिस्सा, लाखों अकीदतमंद इस यात्रा में शामिल होते हैं। शुमाल से जुनूब, मशरिक़ से मगरिब, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की अक्कासी करती हैं। जब हम अकीदत के जज्बे के साथ पूरी लगन से और पूरे डिसिप्लिन से अपनी धार्मिक यात्रा मुकम्मल करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मैं यात्राओं पर जा रहे सभी खुशकिस्मत अकीदतमंदों को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। जो लोग खिदमत के जज्बे से इन यात्राओं को कामयाब और महफूज बनाने में लगे हुए हैं, उनकी भी सताइश करता हूँ। मेरे अजीज़ हमवतनों, अब मैं आपको मुल्क की 2 ऐसी कामयाबियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको फ़ख्र से सरशार कर देंगी। इन कामयाबियों का चर्चा आलमी इदारे कर रहे हैं। WHO यानी आलमी सेहत तंजीम
और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मुल्क की इन कामयाबियों की भरपूर सताइश की है। पहली कामयाबी तो हमारी सेहत से वाबस्ता है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक ज़माना था जब ये बीमारी मुल्क के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से रफ्ता रफ्ता आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने ये अहद किया कि ट्रैकोमा को जड़ से ख़त्म करेंगे, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आलमी सेहत तंजीम यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री करार दे दिया है। अब भारत से ट्रैकोमा का खात्मा हो चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने अंत तक मुसलसल इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये कामयाबी हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे ख़त्म करने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस कामयाबी में अहम रोल रहा। आज जब घर घर नल से साफ पानी पहुंच रहा है तो ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो गया है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने भी इस बात की सताइश की है कि भारत ने बीमारी से निपटने के साथ साथ उसकी बुनियादी वजूहात को भी दूर किया है। साथियों, आज भारत में ज़्यादातर आबादी किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का फ़ायदा उठा रही है, और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% यानी 64% से ज़्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है। समारी तहफ़्फ़ुज़ ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज मुल्क के तकरीबन 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी स्कीमें पहुंच पाती थी। साथियों, भारत में सेहत से लेकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक हर शोबे में मुल्क सेचुरेशन के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। ये समाजी इंसाफ की भी खुशाइन तस्वीर है। इन कामयाबियों ने एक एतमाद पैदा किया है कि आने वाला वक्त मज़ीद बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी मजबूत बनेगा। मेरे अजीज़ हमवतनों, अवाम की शमूलियत की क़ुव्वत से बड़े बड़े बहरान का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। इस ऑडियो में आपको इस बहरान की शिद्दत का अंदाज़ा होगा। वो बहरान कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए। अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही। न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए, और जिस ढंग से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज़ मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने मुख्तसरन लेकिन बहुत ही वाज़ेह तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप तसव्वुर कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे आइन की हत्या की, बल्कि उनका इरादा अदलिया को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों पर बड़े पैमाने पर जुल्म किया गया था। इसकी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। कई लोगों को अजियत दी गई। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। इजहार राय की आज़ादी का भी गला घोट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हज़ारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही गैर इंसानी ज़्यादतियाँ की गईं। लेकिन ये भारत के अवाम की ताकत है। वो झुके नहीं, टूटे नहीं, और जमहूरियत के साथ कोई समझौता उन्होंने कबूल नहीं किया। आखिरकार अवाम की जीत हुई। इमरजेंसी हटा ली गई और इमरजेंसी मुसल्लत करने वालों को शिकस्त हुई। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का
और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी उस वक्त अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहन और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। साथियों, मुल्क पर इमरजेंसी मुसल्लत किए जाने के 50 साल कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम हमवतनों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा इन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। उससे हमें अपने आइन को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार मुस्तैद रहने की तरगीब मिलती है। मेरे अजीज हमवतनों, आप एक तस्वीर का तस्वुर कीजिए। सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही है, रफ्ता रफ्ता उजाला मैदानों की तरफ बढ़ रहा है और इसी रोशनी के साथ बढ़ रहा है फुटबॉल शायकीन का ग्रुप। सीटी बजती है और कुछ ही लम्हों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास हर गोल के साथ लोगों का जोश बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खूबसूरत दुनिया है। साथियों, ये तस्वीर आसाम के एक बड़े खित्ते बोडोलैंड की हकीकत है। बोडोलैंड आज अपनी एक नई शक्ल के साथ मुल्क के सामने खड़ा है। यहाँ के नौजवानों में जो वलवला है, जो खुद एतमादी है, वो फुटबॉल के मैदान में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में बोडोलैंड CEM कप का इनकाद हो रहा है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये इत्तेहाद और उम्मीद का जश्न बन गया है। 3700 से ज़्यादा टीमें, तकरीबन 70,000 खिलाड़ी और उनमें भी बड़ी तादाद में हमारी बेटियों की शमूलियत। ये आदाद-ओ-शुमार बोडोलैंड में बड़ी तब्दीली की दास्तान सुना रहे हैं। बोडोलैंड अब मुल्क के खेल नक्शे पर, स्पोर्ट्स के मैप पर अपनी चमक और बढ़ा रहा है। साथियों, एक वक्त था जब जद्दोजहद ही यहाँ की पहचान थी। उस वक्त यहाँ के नौजवानों के लिए रास्ते महदूद थे, लेकिन आज उनकी आंखों में नए ख्वाब हैं और दिल में खुद इन्हिसारी का हौसला है। यहाँ से निकलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी अब बड़ी सतह पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हालीचरण नारजारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नारजारी, मनबीर बिस्मतारी, ये सिर्फ फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम नहीं हैं। ये उस नई नस्ल की पहचान है जिन्होंने बोडोलैंड को मैदान से कौमी सतह तक पहुंचाया। इनमें से कई ने महदूद वसाइल में मशक की, कई ने दुश्वार हालात में अपने रास्ते बनाए और आज उनका नाम लेकर मुल्क के कितने ही छोटे बच्चे अपने ख्वाबों की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर हमें अपनी सलाहियत को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबींग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरी एक तजवीज़ आपको याद है ना? खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो ज़िंदगी में और ज़्यादा सुपरहिट होंगे। मेरे अजीज़ हमवतनों, हमारा भारत जिस तरह अपनी इलाकाई, लिसानी और सकाफ़ती गुनागूनियत के लिए जाना जाता है, इसी तरह फ़नून, दस्तकारी और हुनरमंदी की गुनागूनियत भी हमारे मुल्क की एक बड़ी खुसूसियत है। आप जिस इलाके में जाएंगे वहाँ की कुछ न कुछ ख़ास और लोकल चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। हम अक्सर मन की बात में मुल्क के ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही प्रोडक्ट है मेघालय की एरी सिल्क। इसे कुछ दिन पहले GI टैग मिला है। एरी सिल्क मेघालय के एक विरासत की तरह है। यहाँ के कबाइलियों ने, ख़ासतौर पर खासी समाज के लोगों ने कई नस्लों से इसे महफूज रखा हुआ है और अपनी हुनरमंदी से तक़वियत भी दी है। इसी सिल्क की कई ऐसी खूबियाँ हैं जो इसे बाकी फैब्रिक से अलग बनाती हैं। इसकी सबसे ख़ास बात है इसे बनाने का तरीक़ा। इस सिल्क को जो रेशम के कीड़े बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए कीड़ों को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेज़ी के साथ बढ़ रही है जिनमें कोई तशद्दुद ना हो और फितरत पर उनका कोई नामुवाफिक असर न पड़े। इसलिए मेघालय की एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और ख़ास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करती है और गर्मी में ठंडक देती है। इसकी ये खूबी इसे ज़्यादातर मकामात के लिए साजगार बना देती है। मेघालय की ख़वातीन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए
अपनी विरासत को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं। मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को जीआई टैग मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आप भी एरी सिल्क से बने कपड़ों को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल, इन्हें भी आपको हमेशा याद रखना है। सार्फिन, भारत में तैयार किए गए प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में तैयार किए गए प्रोडक्ट ही फरोख्त करें, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई तवानाई मिलेगी। मेरे अजीज हमवतनों, वुमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत का नया मुस्तकबिल संवारने के लिए तैयार है। हमारी माएँ, बहनें और बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए नई समत बना रही हैं। आप तेलंगाना के भद्राचलम की ख़वातीन की कामयाबी के बारे में जानेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये ख़वातीन कभी खेतों में मजदूरी क्या करती थी, रोज़ी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती थी। आज वही ख़वातीन मिलेट्स श्री अन्न से बिस्किट बना रही हैं। भद्रादरी मिलेट मैजिक नाम से बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक जा रहे हैं। भद्राचलम की इन ख़वातीन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता होकर ट्रेनिंग हासिल की। साथियों, इन ख़वातीन ने एक और काबिल तारीफ़ काम किया है। उन्होंने गिरी सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया। सिर्फ 3 महीनों में 40,000 से ज़्यादा पैड्स तैयार किए और उन्हें स्कूलों और आसपास के ऑफिसों में पहुंचाया, वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पर। साथियों, कर्नाटक के कलबुर्गी की ख़वातीन की कामयाबी भी बेहतरीन है। उन्होंने जवार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। उन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाई है उसमें हर रोज़ 3,000 से ज़्यादा रोटियां बन रही हैं। इन रोटियों की खुशबू अब सिर्फ गांव तक महदूद नहीं है। बेंगलुरु में स्पेशल काउंटर खुल चुका है। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर आ रहे हैं। कुलबर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है। इसका बहुत शानदार असर उन ख़वातीन पर पड़ा है। उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। साथियों, अलग अलग रियासतों की इन दास्तानों में अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन उनकी चमक एक जैसी है। ये चमक है खुद एतमादी की, खुद इन्हिसारी की। ऐसा ही एक चेहरा है मध्य प्रदेश की सुमा ओई के। सुमा जी की कोशिश बहुत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बालाघाट ज़िले की कटंगी ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होकर मशरूम की खेती और मवेशी परवरी की ट्रेनिंग हासिल की। इससे इन्हें खुद इन्हिसारी की राह मिल गई। सुमा ओई की आमदनी में इजाफा हुआ तो उन्होंने अपने काम का दायरा भी बढ़ा दिया। छोटी सी कोशिश से शुरू होने वाला ये सफ़र अब दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक पहुंच चुका है। मुल्क के गोशे गोशे में ऐसी ही बेशुमार ख़वातीन अपनी और मुल्क की तकदीर बदल रही हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों, पिछले दिनों मुझे वियतनाम के बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ वसीलों से अपने पैगामात भेजे। इन पैगामात के हेडलाइन में अक़ीदत थी, क़ुर्बत थी। उनके जज्बात दिल को छूने वाले थे। वो लोग भगवान बुद्ध के पवित्र बाक़ियात रेलिक्स के दर्शन कराने के लिए भारत के तईं तशक्कुर का इज़हार कर रहे थे। उनके अल्फाज में जो जज्बात थे वो किसी रस्मी शुक्रिया अदा करने से बढ़कर थे। साथियों, दरअसल भगवान बुद्ध के इन पवित्र बाक़ियात की खोज आंध्र प्रदेश में पालनाडु ज़िला के नागार्जुन कोंडा में हुई थी। इस जगह का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। कहा जाता है कि कभी इस मकाम पर श्रीलंका और चीन समेत दूर दूर से लोग आते थे। साथियों, पिछले महीने भगवान बुद्ध के इन पवित्र वाक़यात को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहाँ के 9 अलग अलग मकामात पर उन्हें अवाम के दर्शन के लिए रखा गया। भारत की पहल एक तरह से वियतनाम के लिए कौमी त्यौहार बन गई। आप तसव्वुर कर सकते हैं, तकरीबन 10 करोड़ लोगों की आबादी वाले वियतनाम में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र वाक़यात के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो मैंने देखे हैं, उन्होंने ये एहसास कराया कि अक़ीदत की कोई हद नहीं होती। बारिश हो, तेज़ धूप हो, लोग घंटों कतारों में खड़े रहे। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, सभी में जोश व खरोश था। वियतनाम के सदर, नायब वज़ीर-ए-आज़म, सरकर्दा वज़ीर, हर कोई नमन कर रहा था। इस यात्रा के तईं वहाँ के लोगों में एहतराम का जज्बा इतना गहरा था कि वियतनाम सरकार ने इसे 12 दिन के लिए और आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की थी और इसे भारत ने बखुशी कबूल कर लिया। साथियों, भगवान बुद्ध के नज़रियात में वो क़ुव्वत है जो मुल्कों, सकाफ़तों और लोगों को एक डोर में बांधती है। इससे पहले भगवान बुद्ध के पवित्र वाक़यात थाईलैंड और मंगोलिया ले जाए गए थे और वहाँ भी अक़ीदत का यही जज्बा देखा गया। मेरी आप सभी से भी अपील है कि अपनी रियासत के बौद्ध मकामात की यात्रा ज़रूर करें। ये एक रूहानी एहसास होगा, साथ ही हमारी सकाफ़ती विरासत से वाबस्ता होने का
एक खूबसूरत मौका भी बनेगा। मेरे अजीज़ हमवतनों, इस महीने हम सब ने माहौलियात का आलमी दिन मनाया। मुझे आपके हज़ारों पैगामात मौसूल हुए। कई लोगों ने अपने आसपास के इन साथियों के बारे में बताया जो अकेले ही माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल पड़े थे और फिर उनके साथ पूरा माशरा शामिल हो गया। सबका यही ताबुन हमारे कुर्राए अर्ज़ के लिए बड़ी ताकत बन रहा है। पुणे के श्री रमेश खरमाले जी, इनके कामों को जानकर आपको बहुत तहरीक मिलेगी। जब हफ्ते के आखिर में लोग आराम करते हैं तो रमेश जी और उनका परिवार कुदाल और फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। जानते हैं कहाँ? जुन्नार की पहाड़ियों की तरफ। धूप हो या ऊंची चढ़ाई, इनके कदम रुकते नहीं। वो झाड़ियाँ साफ करते हैं, पानी रोकने के लिए ट्रेंच खोदते हैं और बीज बोते हैं। उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में 70 ट्रेंच बना डाले। रमेश जी ने कई छोटे तालाब बनाए हैं, सैकड़ों दरख्त लगाए हैं। वो एक ऑक्सीजन पार्क भी बनवा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अब यहाँ परिंदे वापस आने लगे हैं। जंगली जानवरों को नई सांसें मिल रही हैं। साथियों, माहौलियात के लिए एक और खूबसूरत पहल देखने को मिली है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिशन फॉर मिलियन ट्रीज मुहिम शुरू की है। मकसद है लाखों दरख्त लगाना। इस मुहिम की खास बात है सिंदूर वन। जंगल ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों के लिए वक्फ है। सिंदूर के पौधे इन बहादुरों की याद में लगाए जा रहे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए सब कुछ वक्फ कर दिया। यहाँ एक और मुहिम को नई रफ्तार दी जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। इस मुहिम के तहत मुल्क में करोड़ों दरख्त लगाए जा चुके हैं। आप भी अपने आप के गांव या शहर में जारी इस मुहिम में ज़रूर हिस्सा लीजिए। दरख्त लगाइए, पानी बचाइए, ज़मीन की खिदमत कीजिए, क्योंकि जब हम फितरत को बचाते हैं तो दरअसल हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज करते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के एक गांव ने भी बड़ी शानदार मिसाल पेश की है। छत्रपति संभाजी नगर जिले की ग्राम पंचायत है पटौदा। ये कार्बन न्यूट्रल गांव पंचायत है। इस गांव में कोई अपने घर के बाहर कचरा नहीं फेंकता। हर घर से कचरा इकट्ठा करने का पूरा इंतजाम है। यहाँ गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी होता है। साफ किए बगैर कोई पानी नदी में नहीं जाता। यहाँ उपलों से अंतिम संस्कार होता है और इस राख से फौत होने वाले के नाम पर पौधा लगाया जाता है। इस गांव में सफाई सुथराई भी देखते ही बनती है। छोटी छोटी आदतें जब इज्तिमाई अज़्म की शक्ल इख्तियार करती हैं तो बड़ी तब्दीली होना तय है। मेरे अजीज़ हमवतनों, इस वक्त सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी हैं। भारत ने एक नई तारीख रकम की है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को ज़रूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम इस मिशन के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में। अब वक्त है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का। लेकिन साथियों, जाते जाते मैं आपको एक ख़ास दिन की याद दिलाना चाहता हूँ। 1 जुलाई परसों यानी 1 जुलाई को हम 2 बेहद अहम प्रोफेशंस की इज्जत अफजाई करते हैं, डॉक्टर्स और सीए। ये दोनों ही माशरे के ऐसे सुतून हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर हमारी सेहत के मुहाफ़िज़ हैं और सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इक़्तिसादी ज़िंदगी के रहबर हैं। मेरी सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नेक ख्वाहिशात। साथियों, आपकी तजवीज़ों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। मन की बात का अगला एपिसोड आपकी उन्हीं तजावीज़ से भरपूर रहेगा। फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नई तहरीक और तरगीब के साथ, हम वतनों की नई कामयाबियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।